Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter waves और आज का जो टॉपिक है यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको फटाफट डिस्कस करेंगे। बेटा क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में सिचुएशन बनेगी क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए। यहां पर हमारे पास में देखो ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये जो ट्यूब बनाई गई है यू शेप की ट्यूब है जिसमें से यहां से 2 एंट्री है। ये फिक्स ट्यूब है और इसके अंदर में एक दूसरी बेटा मूवेबल ट्यूब यहां पर डाली गई है। तो जो मूवेबल ट्यूब का सेक्शन है वो MNQ है और फिक्स ट्यूब का सेक्शन जो है वो ABC है। ध्यान रखना यहां पर A और C को थोड़ा सा दूर बनाया गया, लेकिन वास्तविकता में A, B और C इस प्रकार से हैं। यहां पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहां पर हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, साउंड वेव्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर से क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करी जाएंगी, मतलब साउंड जनरेट किया जाएगा। अब ये साउंड यहां पर आने के पश्चात दोनों साइड से जाएगा और जब दोनों साइड से जाएगा तो यहां से एक वेव आएगी और यहां से इस सेक्शन से एक वेव आएगी। देखो एक वेव कहां से आ रही है, ABC वाले सेक्शन में से, और एक आ रही है MNQ वाले सेक्शन में से आ रही है। अब जो फिक्स ट्यूब है वो तो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन जो मूवेबल ट्यूब है इसे मैं क्या करा सकता हूं, मूव करा सकता हूं। अब हम लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैं इस मूवेबल ट्यूब को धीरे 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 बाहर की तरफ पुल करता हूं, तो हमें जो साउंड सुनाई दे रहा है वो धीरे धीरे क्या होता है, वेरी करता है। धीरे धीरे क्या करता है, वेरी करता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये साउंड मैक्सिमम होता है और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये साउंड मिनिमम हो जाता है या कहें कि 0 हो जाता है। तो ये हमें इंटरफेरेंस जो हम लोग सीख के आए हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यस, गेटिंग माय पॉइंट। अब याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर हो रहा था और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर हो रहा था। तो हमने बोला कि जहां पर वेव जो है सेम फेज वाली जो वेव थी वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा था, और जहां पर डिफरेंस पाई का निकल के आ रहा था वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल रहा था। जस्ट रिकॉल कीजिए प्रीवियस लेक्चर को, तो उसका ही ये क्या है, एक पोर्शन है जहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग यहां पर इसे रिलेट करते हैं बेटा पाथ डिफरेंस से, ठीक है। तो देखो ये जब इसको ऐसा पुल करेंगे बाहर की तरफ तो हमें जो साउंड सुनाई देने वाला है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब ये साउंड कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, तो उसको हमें याद रखना है कि जब MNQ और ABC इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, MNQ और ABC का जो पाथ डिफरेंस है, यदि वो लैम्बडा का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान से सुनिए, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन MNQ एंड ABC इज 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, मतलब लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है कि साउंड आपको ज्यादा सुनाई देगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और यदि यही पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 इस प्रकार से चल रहा है, तो उस केस में आपको इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, मतलब साउंड आपको मिनिमम सुनाई देगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट। इट इज द ओनली कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग चाहते तो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर सकते लेकिन नहीं कर पाए, तो उसे हम लोगों ने आज यहां पर 5 मिनट के अंदर में इसे फिनिश कर लिया है। ये है आपका क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो आपको इंटरफेरेंस के बारे में प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, श्योर। तो इसमें ये लिखने वाली जो चीजें हैं वो सिर्फ इतनी सी है। काम की चीजें क्या हैं कि यदि पाथ डिफरेंस यहां पर यदि आपको पाथ डिफरेंस जो है लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल मिलता है तो इंटेंसिटी आप मैक्सिमम कहेंगे, और लैम्बडा बाई 2 का मल्टीपल मिलता है, ध्यान से सुनना, लैम्बडा का मल्टीपल मिलता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल मिलता है। क्यों, यदि लैम्बडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 लैम्बडा बाई 2 और 2 लैम्बडा बाई 2 लिखते वो फिर से लैम्बडा बन जाएगा, तो गलत हो सकता है। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा
तो आपके पास में इंटेंसिटी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो इस छोटे से पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग अपने इसमें आगे बढ़ सकें, ठीक है। सो ये छोटी सी बेसिक बातें थी क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। श्योर, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हम लोगों को जो अगला टॉपिक कवर करना है वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को जो अगला टॉपिक कवर करना है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। अब क्या है ना, देखो सबसे पहले तो मन में सवाल आता है कि ये बीट्स क्या हैं जिनका हम लोगों को फॉर्मेशन पढ़ना है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब दो साउंड्स को जैसे हमारे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, उनको यदि मैं एक साथ बजाता हूं, मान के चलो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। मान के चलो यदि मैंने दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि सेम है और दोनों को मैंने एक साथ बजाया, तो हमें सेम इंटेंसिटी की साउंड यहां पर सुनाई देगी। मतलब सेम साउंड यहां पर हम लोगों को सुनाई देगा और वो इंटेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, एक जैसा साउंड सुनाई देगा। लेकिन यदि हमारे पास में जो दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। और थोड़ा सा यदि डिफरेंस है तो हमें क्या होगा कि अल्टरनेट नोट्स सुनाई देंगे। मतलब कैसा होगा, थोड़ा सा मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, ऐसा कुछ तो भी हम लोगों को क्या होगा, साउंड सुनाई देगा। और अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आने लगती है, एक होता है वैक्स और एक होता है वेन। मैंने क्या बोला कि when two tuning forks of approximately equal मतलब यार ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मेरे को लिखना चाहिए of slightly different frequencies are sounded together। जब मैं दो ट्यूनिंग फॉर्क जिनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, और उन दोनों को जब मैं एक साथ बजाता हूं तो मुझे क्या होता है, साउंड मिनिमम और मैक्सिमम के फॉर्मेट में सुनाई देता है। तो जब आपका साउंड यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर साउंड मैक्सिमम होता है और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर साउंड मिनिमम होता है, तो इस सिचुएशन में व्हेन साउंड इज मैक्सिमम, जब आपका ये जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है साउंड इज मैक्सिमम, तो हम लोग इसे कहते हैं वैक्स, ठीक है। क्या कहेंगे, वैक्स कहेंगे। और जब हमारे पास में व्हेन साउंड इज मिनिमम, जब आपका जो साउंड है ये आपका क्या है बेटा, मिनिमम है, तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग कहेंगे वेन, ठीक है। वैक्स और वेन, वैक्सिंग एंड वेनिंग। आगे चल के हमको ये टर्मिनोलॉजी आनी है, तो अभी वैक्स और वेन दो टर्मिनोलॉजी आई। वैक्स क्या है, जब आपका साउंड मैक्सिमम है तो वैक्स है, और जब आपका साउंड मिनिमम है तो आपका वेन है। तो अब बेसिकली हमें क्या हो रहा है कि हमें अल्टरनेट वैक्स और वेन सुनाई दे रही हैं। हमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट वैक्स एंड वेन सुनाई दे रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इनका इस प्रकार से अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग का प्रोडक्शन जो होता है वही आपका फॉर्मेशन ऑफ बीट्स होता है। बात को समझिए, मैंने क्या बोला कि when two tuning forks of slightly different frequencies are sounded together, then due to the superposition of these two waves, alternate wax and veins are heard, and alternate production of waxing and waning is called as formation of beat। क्या कहलाता है इसे, formation of beat कहते हैं। तो एक सेकंड में, क्या बोल रहा हूं, एक सेकंड में कितने वैक्स या वेन सुनाई दे रहे हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं बीट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीट या फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। क्लियर हुआ पॉइंट। पहले हेडिंग हमारी फॉर्मेशन ऑफ बीट है, हेडिंग हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बीट। तो जब हम लोगों ने दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉक्स को बजाया तो वहां से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई। ये साउंड वेव्स किसी एक पॉइंट पर आकर मिली, यहां पर सुपरपोजिशन हुआ। सुपरपोजिशन के कारण क्या हो गया कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के पश्चात आपको अल्टरनेट वैक्स और वेन सुनाई देंगे। तो अल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट वैक्स एंड वेन इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ बीट। तो मैं कह सकता हूं
infinite time interval production of alternate wax and wane, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ बीट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ बीट कहेंगे। और यहां से हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहां से हमें क्या मिलेगी? बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और इस बीट फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे बेटा? तो हेडिंग डाल लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज दिस बीट फ्रीक्वेंसी? तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? द नंबर ऑफ टाइम the sound waxes or wanes, the number of time sound waxes or wanes in 1 second, in 1 second। तो मैं लिख देता हूं the number of times sound waxes or wanes in 1 second, in 1 second is called as what? इसे क्या कहेंगे आप लोग? इसे कहेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कहेंगे। क्या ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया समझ में आया? यस और नो? तो बिल्कुल सही बात है। अब हम लोगों को क्या करना है? इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है। सॉरी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, प्रैक्टिकली तो हम लोग देखेंगे। हम लोगों को इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह डिराइव करने, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है इसका हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन के आएगा, किस प्रकार से हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो उसका हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या बोलो एनालिटिकल मेथड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। ठीक है, सो गिव द हेडिंग analytical method to find beat frequency को फाइंड करने का एनालिटिकल मेथड हम लोगों को यहां पर सीखना है। तो भैया देखो, मैंने जब बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्शन ऑफ बीट में सिंपल सा पॉइंट था। क्या था? कि जब आपके पास में दो साउंड वेव्स हैं, आपके पास में क्या है? दो साउंड वेव्स हैं, उन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो बहुत ही क्या है? छोटा सा है। बहुत ही क्या है? छोटा सा है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक सिंपल सी बात करते हैं कि लेट्स से हमारे पास में दो साउंड वेव है। लेट्स से टू साउंड वेव्स, हम लोगों ने क्या ले लिया? दो साउंड वेव्स ले ली। ठीक है, ओके, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, सेम एम्पलीट्यूड व्हाट? ए, स्मॉल एम्पलीट्यूड ए ले लिया मैंने, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड ले लिया। स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा अंतर है। लेट्स से N1 एंड N2, जो दो फ्रीक्वेंसी मैंने ली है वो कितनी ली है? N1 और N2 है। मैंने माना कि किसी समय t पर ये किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं एक मीडियम में। मैंने बोला लेट्स से एट टाइम t they reach at a point in medium, तो होगा क्या? तो पहले इक्वेशन लिखेंगे बेटा। तो इक्वेशन को मैंने लिखना चालू किया तो मेरे पास में आएगा y1 बराबर a sin 2 पाई n1t और y2 बराबर आ जाएगा a sin 2 पाई n2t। अब मैंने बोला है कि किसी समय पर ये एक पॉइंट पर पहुंचती हैं किसी मीडियम में, तो क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। और यदि सुपरपोजिशन हुआ, क्या हुआ? सुपरपोजिशन, तो बेटा सुपरपोजिशन से मुझे क्या पता लगेगा? तो मैं कहूंगा y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस का y2। बोलो यस और नो? भाई मुझे इससे क्या पता लगेगा? मुझे पता लगेगा y बराबर y1 प्लस का y2। सो पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट।
वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं y बराबर a साइन 2 पाई n1t प्लस का a साइन 2 पाई n2t। ये दोनों को ले लिया मैंने और दोनों को क्या कर देता हूं, अभी ऐड कर देता हूं। ऐड करूंगा तो y बराबर a तो कॉमन आ जाएगा और मुझे मिलेगा साइन 2 पाई n1t प्लस का साइन 2 पाई n2t। बोलो सही है क्या? यस। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी एक फॉर्मूले की। फॉर्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है। अब कितने लोगों को ये फॉर्मूला आता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आपको ये फॉर्मूले बताए गए होंगे, तो वहीं से हम लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। ओके, तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये है आपका फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी के लिए। अप्लाई द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू, देखो 2 है, ठीक है, a बाहर, मैंने बोला ठीक है, अंदर में 2, फिर लगेंगे साइन c प्लस डी बाई 2। तो c क्या है? c है आपका इतना सारा सेक्शन और d है आपका इतना सारा सेक्शन। तो आप लिखोगे 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई 2। बोलो सही है क्या? ओके, इनटू इसी में चल रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, कॉस 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये जो टर्मिनोलॉजी पिंक कलर में लिखी है उसको इसके बाजू में लिख लेना। ठीक है, 2 साइन 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करता हूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। क्या? देखो पहला एडजस्टमेंट तो मैंने ये किया, इस 2 को बाहर डाल दिया। ओके, तो मेरे पास 2a आने लगेगा। कितना आने लगेगा? 2a। चलो ठीक है, तो मैंने लिख दिया y बराबर 2a। अब आगे देखते हैं साइन। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, देखो 2 पाई को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बच जाएगा n1 प्लस का n2 डिवाइडेड बाई 2 और t। देखो मैंने क्या किया है, मैंने 2 पाई को यहां से आगे की साइड में और t को यहां पर पीछे की साइड में कॉमन निकाल लिया। ठीक है, सिमिलर स्टेप यहां पर भी अप्लाई होगा, जो कॉस के साथ में लिखी हुई टर्मिनोलॉजीज है। चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से। इनटू कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। बोलो यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी है क्या? आई डोंट थिंक सो, यहां तक किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। मतलब ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक स्टेप करने वाले हैं और वो स्टेप को समझ लीजिए। क्या स्टेप लिख रहा हूं? वो स्टेप ये है कि देखो हमने बोला था कि n1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू n2, बराबर है। n1 इज नॉट इक्वल टू n2 बट n1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू n2। तो मैं ये कह सकता हूं कि n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली n के बराबर हम लोग यहां पर मान रहे हैं। पॉइंट क्लियर? ओके, एक और चीज वो ये है कि मैं क्या करता हूं, लेट से ये जो 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी है, इसको मैं r मान लेता हूं। सर s से क्या हो जाएगा? इससे देखो क्या हो जाएगा, इसको जरा देखते हैं। इससे होगा ये कि हमारे पास में जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी, ये इक्वेशन देखो कुछ इस प्रकार से आएगी, y बराबर r। क्यों? ये वाला 2a और ये वाला पूरा ये r बन गया, वो बन जाएगा साइन 2 पाई n t। बोलो क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू r साइन 2 पाई n t के फॉर्मेट में चली गई? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है हमें इस एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है। इस एम्पलीट्यूड को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और यहीं से हमारा पूरा खेल चालू हो जाएगा।
यहीं से हमारा पूरा खेल चालू हो जाएगा। सो बेसिकली देखो, हम लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, हालांकि हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करी है, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं शॉर्ट में वो ये है कि हमारे पास में जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसको हम लोगों को बाद में देखना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो किस बात पर निर्भर करेगी। सोचिए, मेरे पास में जो इक्वेशन लिख रही है वो इक्वेशन लिख रही है कि यार y बराबर आर साइन 2 पाई एन टी, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर जो ये r है वो है आपका 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2t, बराबर है। अब ओवरऑल मेरे को यदि इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो मेरे पास आर मैक्सिमम होना चाहिए, और इंटेंसिटी यदि मिनिमम चाहिए तो आर मिनिमम होना चाहिए। यस और नो, क्लियर है या नहीं? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो मैं कह सकता हूं फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए आर शुड बी मैक्सिमम। बोलो यस और नो। और यदि मैं कह देता हूं कि आर मैक्सिमम है तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस माइनस 2a हो सकती है। बोलो, आर यदि मैक्सिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस 2a या माइनस 2a। मतलब एम्पलीट्यूड ही तो है। एम्पलीट्यूड को किस प्रकार से डिफाइन किया गया? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अपर साइड में गए तो प्लस 2a और लोअर साइड में गए तो माइनस 2a। यही होगा या नहीं होगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन आर क्या है आपका? आर तो ये वाला डेटा है, तो इसको लगाओ यहां पर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि भैया 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी बराबर प्लस माइनस का 2a। बोलो सही है क्या? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो 2a से 2a कट जाएगा तो आप कह सकते हैं कि cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी क्या आना चाहिए? प्लस और माइनस 1, प्लस या माइनस 1 आना चाहिए। यस और नो? आपने बोला ये वाली बात भी सही सही सी लग रही है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो ओवरऑल कहानी यह है कि इसको प्लस माइनस 1 होने के लिए ये जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर होना चाहिए? भाई देखो, यहां पर मैं कॉस के टर्मिनोलॉजी में चाहिए। यदि कॉस 0 लेता हूं तो प्लस 1 आता है, कॉस पाई लेता हूं तो माइनस 1 आता है, फिर से कॉस 2 पाई लेता हूं तो प्लस 1 आता है, कॉस 3 पाई लेता हूं तो माइनस 1, 4 पाई पे प्लस 1, 5 पाई पे माइनस 1। मतलब हमारे पास में ये जो 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी जो है वो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। मतलब इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। यदि ऐसा है तो उसको मैं ले लेता हूं सिंबल p से। मतलब मैं कहूंगा कि 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल्स टू पी पाई। कितना होना चाहिए? पी पाई के बराबर। यस, ओके। तो अब यहां से टी की वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यूज को? टी की वैल्यूज को कैलकुलेट करने हैं। जरा लिख तो, वापस से लिखना जरा। मैं वापस से लिख रहा हूं, आपके पास में नोटबुक में चल रहा होगा, मेरा पेज चेंज हो गया तो इसके लिए मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, ये आ गया पी पाई। चलो यहां से जरा देखते हैं हमारे पास में क्या होगा। पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो बेटा टी का आंसर आएगा p डिवाइडेड बाई n1 माइनस का n2। टी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में p डिवाइडेड बाई n1 माइनस का n2। बोलो यस और नो? सही बात है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो t की वैल्यू आ रही है वो क्या हो सकती है? t की वैल्यू हो सकती है 0, p की वैल्यू 0 रख दू तो t की वैल्यू हो सकती है 1 अपॉन n1 माइनस n2 हो सकती है, 1 रख दू तो t की वैल्यू
N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2 हो सकती है, यस और नो। अच्छा, सारी वैल्यूज पॉसिबल है। एक और लिख लो, चलो t की वैल्यू में 3 अपॉन N1 माइनस N2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो आपने बोला सही बात है। तो ये सारी जो चीजें आ रही हैं आपको, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है सारी मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मतलब देखो क्या हो रहा है, इन सारी चीजों पर जीरो रख दूंगा टी की वैल्यू, तो 1 अपॉन N1 माइनस N2 या 1 अपॉन N1 माइनस N2, 2 अपॉन N1 माइनस N2, ये सो ऑन वैल्यू चल रही हैं। इन सारी वैल्यूज पर हमें r की वैल्यू प्लस माइनस 2a मिल रही है। इन सारी वैल्यूज पर r की वैल्यू कितनी मिल रही है? प्लस माइनस 2a। मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, यस और नो। तो इन दोनों के बीच का यदि मैं टाइम डिफरेंस की बात करूं, देखो बेसिकली ये चीजें क्या है इसको समझिए। ये है आपका टाइम इंस्टेंट, ये क्या है आपका टाइम इंस्टेंट t बराबर 0। एक बात को और समझ लीजिए, यहां पे मैंने जो दो साउंड वेव लिए उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, इनिशियली सेम फेज में रखा है। चाहता तो मैं फेज डिफरेंस ले सकता था, लेकिन उतने लेवल के सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इनिशियल फेज को सेम रखते हुए ही करवाया है, ठीक है। चलो, अब यदि मैं यहां पर मान लूं, इसको T1 मान लो, इसको T2, इसको T3, इसको T4, और मैं आपसे पूछता हूं बताइए T2 माइनस T1 कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो 1 अपॉन N1 माइनस N2 आ जाएगा। बोलो ठीक है। एक और पूछता हूं मैं आपसे, चलो एक बात बताओ, T3 माइनस T2 कितना आएगा? तो आप लिखेंगे सर 2 अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस N2। तो सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से 1 अपॉन N1 माइनस N2 मिलेगा। बोलो मिलेगा, सही बात है। चलो मेरा इसमें भी मन नहीं भरा, मैं एक और कर रहा हूं, T4 माइनस T3 करके देखिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है? 3 अपॉन N1 माइनस N2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस N2। दिस आंसर इज ऑल्सो सेम 1 अपॉन N1 माइनस N2। ठीक है, ये क्या है? वॉट इज दिस? ये जो आपने निकाला है ये क्या है? फटाफट बोलो ये क्या चीज है? तो आप बोलोगे ये है आपके वो इंस्टेंट जहां पर आपको मैक्सिमम साउंड मिल रहा था, उनके बीच का टाइम डिफरेंस। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला भाई, ये T1 मान लिया, T2 मान लिया, T3 मान लिया, इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको साउंड मैक्सिमम मिला कब? T बराबर 0 पर, जिसे मैं T1 मान रहा हूं। अगली बार कब मिला? जब T की वैल्यू 1 अपॉन N1 माइनस N2 है, मतलब इसको T2 मान लिया। अगली बार फिर मैक्सिमम कब मिला? जब 2 अपॉन N1 माइनस N2 है, किसकी वैल्यू? T की वैल्यू, यस और नो। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको मैक्सिमम मिला, फिर यहां पर आपको मैक्सिमम मिला, फिर यहां पर आपको मैक्सिमम मिला, मतलब मैक्सिमम के बीच का टाइम डिफरेंस है क्या? बिल्कुल सही बात है। यदि ये मैक्सिमम के बीच का टाइम डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या ये आपके टाइम पीरियड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ टाइम पीरियड। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो आपका निकल के आया है वो आपका 1 अपॉन N1 माइनस N2 निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 1 अपॉन N1 माइनस N2। ध्यान रखना, 1 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन N2 मत कर देना। 1 अपॉन N1 माइनस N2 इज द टाइम पीरियड विच यू हैव ऑब्टेन्ड ओवर हियर। एक पॉइंट और पूछता हूं मैं आपसे, फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होती है? तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। तो आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 1 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन N1 माइनस N2। तो आप कह सकते हैं N1 माइनस का N2 इज द फ्रीक्वेंसी, N1 माइनस N2 इज द फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाती है बीट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर है N1 माइनस N2। ओ माय गॉड, इतने बड़े डेरिवेशन से छोटा सा रिजल्ट? सर ये तो डायरेक्ट बता देते थे। मैं डायरेक्ट बता देता था, लेकिन मैं यदि डायरेक्ट बताता तो फिर आप में से कई लोगों के दिमाग में हलचल मच रही होती थी, सर ने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो डायरेक्ट बता दिया। तो इसलिए मैंने इसको करवा के दिखाया। अच्छा एक पॉइंट और सुनो, मैंने ये जो चीजें बताई हैं वो बताई हैं फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, आर शुड बी मैक्सिमम। लेकिन सिमिलर वे में मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मिनिमम के लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू फॉर मिनिमम?
तो आप कहेंगे कि फॉर इंटेंसिटी टू बी मिनिमम, मैं क्या कहूंगा, फॉर इंटेंसिटी टू बी मिनिमम, न्यूनतम होने के लिए, तीव्रता न्यूनतम होने के लिए आप क्या कहेंगे, आर शुड बी जीरो। बोलो यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि आर जीरो होना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास में जो 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी जो है वो जीरो होना चाहिए। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको जरा सोचिए, यदि इसको जीरो होना है तो एंगल कितना होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये या तो पाई बाई 2 हो सकता है, यस, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, यस, 5 पाई बाई 2 हो सकता है, यस, 7 पाई बाई 2 हो सकता है, यस, एंड सो ऑन। मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको ऑड मल्टीपल के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बोलो यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां से सॉल्व करके टाइम की वो वैल्यूज निकालिए जहां पर आपको ये सारी चीजें क्या मिल रही हैं, मिनिमम वाली मिल रही है। तो कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए, पाई से तो पाई कटेगा, बिल्कुल सही है, 2 से ये 2 कटेगा, तो आप कहेंगे t विल बी इक्वल्स टू 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2। बोलो यस और नो। t बराबर क्या मिलेगा, 2p प्लस का 1 अपॉन 2n1 माइनस n2, यस और नो। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब p की वैल्यू तो वही है 0 1 2 3 4। तो मैं क्या करता हूं, हर एक को कैलकुलेट करता हूं। तो भैया सबसे पहले मैंने रखा p की वैल्यू 0। तो ध्यान से रखिए, इसमें रख के देखना है, p की वैल्यू 0 रखिए। तो भैया p बराबर 0 के लिए आपको t बराबर t1 मिलेगा कितना, 1 अपॉन 2 n1 माइनस का n2। बोलो सही है क्या, ठीक है। चलो p की अगली वैल्यू रखता हूं, p बराबर 1 के लिए लेट से t बराबर आपको मिल रहा है t2। तो 1 रख के देखिए बेटा फटाफट, यहां पर 1 इंटू 2 2 प्लस का 1 3। तो क्या आपको 3 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, 3 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2 मिलेगा। चलो अगला एक और रख के देख लेते हैं तसल्ली के लिए, p बराबर 2, तो t बराबर मान लीजिए t3। तो ये कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस का n2 मिलेगा। एक और रख लीजिए बेटा मेरी खातिर। चलो p बराबर 3 भी रख दीजिए। तो आप बोलेंगे t बराबर t4 मान लेता हूं, 3 दूना 6 और 1 7। बोलो यस और नो। कुछ ऐसे मिलेंगी। ये वो सारे टाइम इंटरवल हैं जब आपकी इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। ये वो सारे टाइम इंटरवल हैं जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। तो अब मैं क्या करता हूं, फिर से वही कहानी, T2 माइनस T1 करके देखता हूं। करके देखो T2 माइनस T1। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन n1 माइनस का n2। करके देखना। मैं आपसे बोलता हूं T3 माइनस T2 करके देखो, तो आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। फिर से आप T4 माइनस T3 करके देखिए, तो आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। बोलो सब में आंसर यही मिल रहा है, बिल्कुल सही है। ये आंसर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये वो इंस्टेंट है जहां पर आपको इंटेंसिटी क्या मिली थी, मिनिमम। क्या ये भी वही इंस्टेंट है, यस। क्या ये भी वही इंस्टेंट है, यस। क्या ये भी वही इंस्टेंट है, यस। मतलब
यहां पहले मिनिमम मिला, फिर अगली बार इस वाले पे, अगली बार इस वाले पे, अगली बार इस वाले पे। मतलब ये जो आपको डेटा मिल रहा है ये वो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर दो अल्टरनेट मिनिमम मिल रहे हैं। ध्यान सुनिए, ये वो टाइम इंटरवल है, बेसिकली ये वो टाइम इंटरवल है जहां पर आपको टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम, बोलो यस और नो, दो कॉन्जिक्यूटिव या दो अल्टरनेट मिनिमम के बीच का टाइम इंटरवल है। अच्छा, यदि ये वो टाइम इंटरवल है तो क्या मैं इसको टाइम पीरियड कह सकता हूं? बिल्कुल सही है, इसको मैं टाइम पीरियड कह सकता हूं। यदि मैं इसको टाइम पीरियड कह सकता हूं तो आपके पास में टाइम पीरियड का आंसर कितना आ जाएगा? 1/n1 माइनस का n2। और यदि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी n बराबर आ जाएगी n1 माइनस का n2। मतलब आप मैक्सिमा से निकालो चाहे मिनिमा से निकालो, आपको जो बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर मिला है वो तो आपका n1 माइनस n2 ही है। तो इस प्रकार से हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो यस और नो। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ बीट के बारे में सीखा। हम लोगों ने क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट सीखा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड था। वहां पर उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने बीट्स के बारे में सुना। बीट्स क्या थी? अल्टरनेट वैक्सिंग और वैनिंग जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितने मैक्सिमम मिल रहे हैं या मिनिमम मिल रहे हैं, उसकी जो नंबर्स हैं वो हैं आपके बीट्स, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, बीट बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? व्हाट आर द कंडीशंस? शॉर्टकट में बता दो। कंडीशन ऑफ बीट्स, देखो इन पे छोटे छोटे से थियोरेटिकल सवाल आ जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने क्या लिया था? इक्वल एम्पलीट्यूड लिया था। क्या लिया था? इक्वल एम्पलीट्यूड। अच्छा ध्यान रखना, ये बीट का जो कॉन्सेप्ट है वो साउंड वेव से ही रिलेटेड है, नहीं तो पता लगा कहीं और भी लगा दिया आपने। तो इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, यस और नो। दूसरा है स्लाइटली डिफर फ्रीक्वेंसीज, थोड़ा सा ही फ्रीक्वेंसीज में अंतर होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं तभी हम लोगों को बीट्स सुनाई देते हैं। तीसरा एक और पॉइंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? दे मस्ट ट्रैवल इन अ सेम मीडियम। वेव कौन सी? साउंड वेव मस्ट ट्रैवल इन सेम मीडियम। हम लोग एक ही मीडियम के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मैं बोल देता हूं, इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। इन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में एक पॉइंट पर पहुंचने चाहिए। कुछ कंडीशंस मैंने बता दी हैं, हो सकता है एग्जाम में सवाल बना दे। एग्जामिनर बनाना, देखो एग्जामिनर को हम नहीं जानते हैं, नीदर यू नो नॉर मी। ना तो मैं जानता हूं ना ही आप जानते हो, कहानी वही है, ना तुम जानो ना हम। किसको? एग्जामिनर को। तो जब एग्जामिनर को आप जानते नहीं हो तो एग्जामिनर क्या सवाल बनाएगा उसके बारे में कहना अभी अतिशयोक्ति होगी, है ना। कुछ ज्यादा हिंदी हो गई क्या? ओके। तो अभी कहना उचित नहीं होगा एग्जामिनर के मूड के बारे में, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बनाएगा, क्या बनाएगा। आपको हर चीज के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और कंसीडर किया, N1 और N2 जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया है ना कि N1 माइनस N2 आंसर आ रहा है। इसका डेफिनेट मतलब यही है कि N1 इज ग्रेटर देन N2, और N1 जो है वो N2 से थोड़ा सा ही क्या है? बड़ा है। यस और नो? श्योर। अब सवाल ये उठता है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी हमने सीखी है इसका उपयोग कहां पे करना है? तो इसका यूज किया जाता है टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशन में आप कह सकते हैं इसका उपयोग कहां पर है? इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए इसका उपयोग आपका किया जाना है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, श्योर। अब सवाल ये उठता है कि अननोन फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से हमारे पास में अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। अब ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी के जो सवाल होते हैं वो आपके मोस्टली होते हैं कहां पर, ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड होते हैं। मतलब चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास में एक सवाल उठता है। लेट्स से मेरे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक है, ओके। तो भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एन ए और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एन बी, और एन ए इज नॉट इक्वल्स टू एन बी, बट मैं कह सकता हूं कि एन ए जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन बी, मतलब स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइट क्या है, डिफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसीज में, थोड़ा सा यहां पर क्या है, डिफरेंस है ए और बी की फ्रीक्वेंसी में। अब ए और बी की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जब हम लोग इन दोनों को साथ में बजाएंगे, जब हम दोनों को साथ में बजाएंगे तो मैं कहता हूं कि व्हेन साउंडेड टुगेदर तो क्या होगा, बीट्स विल बी प्रोड्यूस, बीट्स विल बी हर्ड, यस और नो, बीट्स सुनाई देंगी। ओके, अब ये जो बीट्स हैं इन्हें हम लोग यदि बात करें तो हमारे पास में बीट्स जो भी सुनाई देंगी वो क्या होंगी, आइदर एन ए माइनस एन बी या एन बी माइनस एन ए। क्या होगा मैं अभी श्योरली नहीं कह सकता हूं, लेकिन एन ए माइनस एन बी हो सकती हैं या एन बी माइनस एन ए हो सकती हैं। बीट्स जो भी सुनाई देंगी वो एन ए माइनस एन बी या एन बी माइनस एन ए। सर ये आपने डायरेक्ट कैसे बताया, तो इतनी देर से जो डेरिवेशन चल रहा था उसमें से क्या सीख गया, एन बराबर कैपिटल एन बराबर एन ए माइनस एन बी या एन बी माइनस एन ए, वही तो सीखा था, यस और नो। तो अब हमारे पास सवाल है कि अननोन फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन उसको कैलकुलेट करने को सीखने के लिए हम लोग यहां पर एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूं। वो पॉइंट क्या है कि देखो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोडिंग और वैक्सिंग, लोडिंग और फाइलिंग, ऐसा कह सकता हूं। वैक्सिंग का मतलब तो लोड करना ही हो गया, मतलब कि हमारे पास में दो चीजें चलती हैं, एक तो होती है लोडिंग वाली और एक होती है फाइलिंग वाली। फाइलिंग मतलब घिसना और लोडिंग मतलब वैक्स लगा के उसका वेट को बढ़ा देना। ठीक है, तो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या, एक बात ध्यान रखना, मैं जो कहने वाला था, फ्रीक्वेंसी जो होगी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज ऑन लोडिंग, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज ऑन लोडिंग, एंड फ्रीक्वेंसी, ये गांठ बांध के रख लेना बेटा, इंक्रीजेज ऑन फाइलिंग, ऑन फाइलिंग। एक सिंपल सी बात बोलूं इसको, लोडिंग मतलब मास इंक्रीज होने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और यदि मैं इसकी बात करूं तो मास, फाइलिंग का मतलब मास डिक्रीज होगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके सवाल यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, यस और नो, तो मैं बोला ठीक है। अब सुनिए, अब हमारे पास में सिचुएशन क्या आती है, हमारे पास में सिचुएशन ऐसे आती है कि हमारे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, हमारे पास में क्या है, दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक नोन फ्रीक्वेंसी का है और एक अननोन फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, पॉइंट को समझिए, हमारे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क, लेट्स से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क, टू
ट्यूनिंग फॉक्स, 2 ट्यूनिंग फॉक्स होंगे। लेट्स से एन ए इज नोन और एन बी अननोन, ठीक है। एक नोन फ्रीक्वेंसी का है और एक अननोन फ्रीक्वेंसी का है। अब मेरे को करना क्या है कि नोन और अननोन वाले जब आ गए तो इनको मैंने साथ में बजा दिया, साउंडेड टुगेदर, ठीक है, साउंडेड टुगेदर। एक साथ मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को बजा दिया। जब एक साथ बजाऊंगा तो मुझे बीट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बीट्स मिलेंगे। लेट से बीट्स है एन, तो ये एन आ गया एन ए माइनस का एन बी, ठीक है, एन ए माइनस का एन बी आ गया। यस और नो? बोला ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मेरे को पता है एन ए और एन बी में से एन ए को मैंने नोन मान लिया, एन बी को अननोन मान लिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, बजा दिया, तो मुझे बीट सुनाई दिए। इसके बाद में या तो आप लोडिंग करोगे या फिर आप फाइलिंग करोगे। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना, या तो मैं लोडिंग करूंगा या मैं फाइलिंग करूंगा, या तो मैं लोडिंग करूंगा या मैं फाइलिंग करूंगा। किसकी करूंगा? या तो मैं नोन वाले की करूंगा या फिर मैं अननोन वाले की करूंगा। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा याद रखने जैसा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो मैं नोन वाले की करूंगा या अननोन वाले की करूंगा। क्या? आइदर लोडिंग और फाइलिंग। मतलब मैं हो सकता है कि एन ए वाले को घिस दूं या उस पर वैक्स लगा दूं, या मैं बी वाले को घिस दूं या उस पर वैक्स लगा दूं, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने। इसके बाद में फिर से मैं क्या करूंगा, साउंडेड टुगेदर। इसके बाद में इन्हें फिर से बजाया जाएगा। जब मैं इन्हें फिर से बजाऊंगा तो फिर से मुझे क्या सुनाई देंगे, इस बार मुझे फिर से बीट्स सुनाई देंगे। लेट से ये जो बीट्स हैं वो एन डैश हैं। अब ये एन डैश में लिख नहीं सकता कि क्या है, इसके बारे में मैं श्योर हूं कि एन ए माइनस एन बी है, क्योंकि इसमें से एक नोन है और एक अननोन है, तो कुछ तो एक तो नोन है ना, तो दूसरे को मैं अननोन वाले को एन बी मान सकता हूं। तो बीट्स मुझे जो भी सुनाई देंगे वो दिया होगा, मोस्टली ये दिया रहेगा, है ना, यही दिया रहेगा। अब उसके बाद में मैंने एक को लोड या फाइल किया है नोन या अननोन में से, तो मुझे अगली बार फिर से बीट सुनाई दिए, इनको एन डैश, ये भी आपको दिया रहेगा। देखो गिवन डेटा सुन लो क्या होगा। एक नोन फ्रीक्वेंसी, आपको क्या गिवन रहेगा, एक नोन फ्रीक्वेंसी, ये पहली बार के बीट्स और ये दूसरी बार के बीट्स, ये 3 डेटा दिया होगा और इनमें से कुछ ना कुछ दिया होगा, नोन या अननोन और लोडिंग या फाइलिंग, ठीक है। ये 2 और पॉइंट पता होंगे। अब कंडीशन क्या बन के आती है मेरे पास, कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। क्या कंडीशंस बन सकती हैं मेरे पास में? मेरे पास में कंडीशन बन सकती है कि या तो ऐसा हो जाए कि भैया मेरे पास में जो एन डैश है वो ग्रेटर देन एन आ सकता है, या फिर लेस देन एन आ सकता है। मोस्टली आपको ये 2 ही कंडीशंस बोली जाती हैं। तीसरी एन डैश बराबर 0 और चौथी एन डैश बराबर एन, ये वाली भी कंडीशन होती है, लेकिन उसके बारे में जनरली आपको सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। या तो एन डैश ग्रेटर देन एन होगा या एन डैश लेस देन एन होगा, जनरली यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एन डैश बराबर एन आ जाए, या फिर एन डैश इक्वल टू एन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 कंडीशन पॉसिबल है टोटल, 4 में से मैंने 2 लिख दिए, एन डैश ग्रेटर देन एन, लेस देन एन। चलो लिख देता हूं, एन डैश बराबर 0 हो जाए, और एक और कंडीशन जो चौथी बच गई वो है कि एन डैश बराबर एन ही हो जाए, ठीक है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि यदि 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 लोडिंग करी जा रही है जिस भी चीज की, मतलब मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और फाइलिंग करी जा रही है मतलब मास को घटाया जा रहा है, मास को घटाया जा रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके सवाल चलेंगे। अब देखो यहां पर ये सवाल ये है कि एक काम करते हैं, एक सवाल करवाता हूं मैं, ठीक है, एक सवाल करवा देता हूं कि जिससे आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास में बी और ए है, तो बी की फ्रीक्वेंसी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास में बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 340 हर्ट्ज, एन ए आपको अननोन है, और इस समय आपके जो बीट्स हैं पहली बार में वो है 8 बीट्स। सवाल को ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया, ए और बी को साथ में बजाया है,
जिसमें ए जो है बी के साथ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, बजाने पर 8 बीट्स सुनाई देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए को कर दिया फाइल। ठीक है, तो ए फाइल हुआ है, मतलब कौन सा वाला हुआ है, अननोन वाले को मैंने क्या कर दिया, फाइल कर दिया। और अब इस बार बीट्स क्या हो गए हैं मेरे पास में, 4 हो गए हैं। तो अब आपको जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बतानी है अननोन वाले की ही, यस और नो। ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। तो ये देखो एक सिंपल सी बात है, पहली सिचुएशन तो ये कि बिफोर फाइलिंग बीट्स आपको 8 आ रहे हैं। ठीक है, बीट्स आपके पास में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में दो कंडीशन चलती है, मेरे दिमाग में क्या चलती है, दो कंडीशन चलती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशन चलती हैं, कि भाई मेरे पास में जो ए का आंसर आ सकता है एन ए बराबर, या तो वो आ सकता है 340 प्लस 8, मतलब या तो एन ए का आंसर आएगा 348, या फिर एन ए का आंसर आ सकता है 340 माइनस का 8, मतलब एन ए का आंसर आ गया 332। ये दो आंसर मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाते हैं, यस और नो, क्लियर है। ये कब है, जब मैं कुछ फाइलिंग वगैरह नहीं किया हूं। यहां पर लिखा ना, ए को फाइलिंग करी गई है, ए की फाइलिंग हुई है, मतलब ए को घिसा है। और यदि दो कंडीशन और आएंगी आपके पास में, कौन सी, आफ्टर फाइलिंग वाली। आफ्टर फाइलिंग में मैं लिख सकता हूं कि एन ए बराबर या तो 340 प्लस 4 मतलब 344 होना चाहिए, और या फिर देखो ये इन्हीं से आंसर निकलता है आपका 340 माइनस का 4 मतलब 336 होना चाहिए। ठीक है, ये चार आंसर पॉसिबल है। अब इसमें से आपको सोचना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब इन ऑप्शन में भी यही चार आंसर मिलने वाले हैं, और मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन सवालों को छोड़ के ही आते हैं। ठीक है, अब सुनिए कहानी क्या है। ए आपके पास में अननोन है, एक ही सवाल करवा रहा हूं लेकिन उसको ध्यान से समझिए। एक ए अननोन है और उसको मैंने क्या किया है, फाइल किया है। ओके, तो मैं एक बात जानता हूं कि यदि फाइल किया है मतलब मास यदि डिक्रीज हुआ है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो उसके पश्चात यहां पर बीट्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, यस और नो। तो अब आप सोचिए कौन सा आंसर सही होना पॉसिबल है। भाई मास डिक्रीज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, बराबर है। तो ये दो आंसर जो मैं निकाल रहा हूं, ये कौन से निकाल रहा हूं, बिफोर फाइलिंग के, और ये कौन से निकाल रहा हूं, आफ्टर फाइलिंग के। तो सोचो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। यदि मैं 348 मान लेता हूं तो यहां से तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और यहां से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका आंसर 332 हर्ट्ज है, किसका, ए के फ्रीक्वेंसी का। अब देख लीजिए लगा के। ओ सर ये सोचना पड़ेगा, हाँ ये बेटा सोचने वाले सवाल होते हैं कि क्या करने पर क्या पॉसिबल है। आपको ये चार आंसर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया फ्रीक्वेंसी मतलब मास डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इसी के बेसिस पर आप क्या करोगे, सोचोगे और आंसर्स को कैलकुलेट करोगे। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, यस और नो, श्योर हैं आप लोग। ओके, तो इसके साथ में ये वाला एक पॉइंट जो था वो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ठीक है, एक और सवाल करें क्या, आंसर क्या है। तो भैया आंसर है आपके पास में, कह सकते हो बिफोर फाइलिंग। कई बार इसमें भी टेंशन होती है, बिफोर फाइलिंग आंसर है आपका 332, और आफ्टर फाइलिंग मतलब घिसने के पश्चात जो आंसर आएगा वो आएगा 336। मतलब सवाल में एग्जैक्टली क्या पूछा, मैंने सिर्फ बोल दिया ना एक ही फ्रीक्वेंसी, घिसने से पहले की घिसने के बाद, बिफोर या आफ्टर ये मैंने बताया नहीं था। तो ये यहां पर मैं इसमें दोनों आंसर निकाल के दे दिया हूं, बिफोर फाइलिंग आंसर 332 और आफ्टर फाइलिंग आंसर 336। सवाल बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इसमें सोचना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें याद नहीं रह पाती कि किसके साथ में क्या रिलेशन आपको डिस्क्राइब करना है, यही परेशानी हो जाती है। ठीक है, चलो हम लोग एक काम और करते हैं, एक सवाल और करते हैं फिर से। ठीक है, लेट्स से एन ए आपके पास में है अननोन,
ए है आपके पास में अननोन और बी की मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं लेट्स से 350 हर्ट्ज, और इस बार जो आपके बीट्स दिए गए हैं ये है मेरे पास में 8। ठीक है, सवाल को सुनना चालू कर दीजिए और आपका सॉल्व करना चालू कर दीजिए सीधा सीधा। तो पहले तो आपने इतना तो करना ही है कि दो आंसर आपके निकलेंगे कौन से, 350 माइनस 8 मतलब 342, और एक आंसर आएगा 352। लेकिन किसके लिए क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, लोडिंग करी गई है ऑफ ए विद वैक्स। ठीक है, लोडिंग जनरली वैक्स से ही करेंगे, और इस बार आपको जो बीट्स मिल रहे हैं वो है यहां पर 10। अब सवाल को चालू कर दीजिए। सवाल को चालू कैसे करेंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे भैया ए के आंसर दो आ सकते हैं, कौन कौन से, 350 माइनस 8 मतलब 342, या फिर 350 प्लस का 8 मतलब 358। बोलो सही है क्या? ओके, एक तो ये कंडीशन निकाल दी। दूसरा क्या हो रहा है कि आफ्टर लोडिंग में भी तो मेरे पास में दो आंसर आने चाहिए, वो कौन कौन से हैं, 10 का डिफरेंस मतलब 350 माइनस का 10 मतलब 340, और एक आंसर जो दूसरा पॉसिबल है वो है 350 प्लस का 10 मतलब 360। बोलो ये चार आंसर्स आप सबसे पहले निकालेंगे, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अब हुआ ये है कि ये अननोन वाले को मैंने लोड किया है, मतलब मास बढ़ाया है, और मास बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी घटती है। मास बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी घटती है, मास बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी घटती है। दूसरा पॉइंट और देखिए, बीट्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो भी आंसर आप निकालोगे वो क्या होना चाहिए कि पहले ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो और बाद में कम हो जाए। तो इसलिए देखो हमेशा ऐसे करना, पहले ज्यादा हो और फिर कम हो जाए। तो यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको देखने पर कि देखो ये वाले आंसर से मैं इस वाले आंसर की तरफ जाते हुए दिख रहा हूं, मतलब 342 से 340 फ्रीक्वेंसी घटी, बीट्स बढ़ गए, है ना? बीट्स बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, बीट्स बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई। ये इसका आंसर निकालने का तरीका है। मैंने दो सवाल यहां पर आपको समझाए हैं, और आपके पास में अलग अलग बहुत सारे सवाल यहां पर पॉसिबल हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर आपको दो सवालों के साथ में कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना कवर करने की यहां पर एक छोटी सी कोशिश। ठीक है, श्योर? ओके, तो इसके साथ में हमारे पास में ये बीट, एप्लीकेशन ऑफ बीट वाला जो टॉपिक है वो आपका कवर होता है। बीट में ऐसे ही सवाल बनेंगे, और एग्जामिनर अलग अलग तरह के सवाल दूसरे भी बना सकता है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अच्छा, इसमें दो आंसर आए थे, ओरिजिनल 342 था ना? हाँ, मतलब ये जो है ये है कौन सा आंसर, मतलब दो आंसर जो लिखोगे बिफोर लोडिंग, क्योंकि मैंने सवाल में ये थोड़ी बताया, मैंने उससे पूछा था क्या होगी, तो 342, और एक और लिख दीजिए आफ्टर लोडिंग वाला आंसर, और आफ्टर लोडिंग का आंसर फ्रीक्वेंसी घटा दी 340। दीज आर द टू आंसर्स फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। कोशिश करिए हमने कि इसको आपको समझाया जाए, यस और नो? थोड़ा सा आप दिमाग लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपके सवाल आपसे सॉल्व जरूर होंगे। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एक छोटे से टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, और इसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। क्या नाम है? डॉपलर्स इफेक्ट। ये सेम आपको लाइट वेव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड वेव्स। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड वेव्स। ठीक है, अच्छा
ये क्या होता है, कैसे होता है? डॉपलर्स इफेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो वो डॉपलर इफेक्ट किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि जब कभी भी आपकी सोर्स और जो ऑब्जर्वर है, एक होगा आपके पास सोर्स जहां से साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, और एक होगा ऑब्जर्वर जो इन साउंड वेव्स को सुन रहा होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक आपके पास में सोर्स होगा जो इन साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा, और एक आपके पास में ऑब्जर्वर होगा जो इनको सुन रहा होगा। तो जब कभी भी साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between source and observer, जब कभी भी एक सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो हमें जो है जो साउंड सुनाई देता है वो थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू जो उसने प्रोड्यूस किया है। किसने? सोर्स ने जो प्रोड्यूस किया है उसकी तुलना में हमें साउंड कुछ अलग सा सुनाई देता है। अब उस क्या अलग सुनाई देता है उसको यदि मैं देखने की बात करता हूं तो कुछ इस प्रकार से आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखो यहां पर आप खड़े हो, आपने जो कॉमन एक्सपीरियंस किया है उसी कॉमन एक्सपीरियंस को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये वो आप थे जिसे पता नहीं चला, जिसे समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन ये वो कॉमन एक्सपीरियंस है जो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। क्या क्या हुआ था यहां पे? क्या आपने गौर से देखा? क्या आपने गौर से सुना? थोड़ा सा इसे गौर से देखिए और सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा कान ध्यान से देखना क्या हो रहा है। आप खड़े हो और अभी आपको आवाज सुनाई दी थी लेकिन कुछ दिखाई दिया क्या? आवाज सुनाई दी होगी कुछ तो भी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। यस और नो? आपने बोला सही बात है। लेकिन अब देखिए, अब ये आ रहा है, उसके आने से पहले ही आवाज सुनाई दे रही है, और ये जा रहा है उसके पश्चात आवाज खत्म हो जा रही है, ठीक है? मतलब पहले से ही कुछ आपको साउंड सुनाई देने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड वेव तो ट्रैवल करती हैं। और अब इसी फिनोमिना को ये यहां पर खड़ा होकर समझने की कोशिश कर रहा है। ये खड़ा व्यक्ति कौन है? आप ही हो जो यहां पर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग सोच रहे होंगे सर हम थोड़ी, ये तो आप ही हो जो आप इसको यहाँ पे खड़े होकर सोचने की कोशिश करो क्या हो रहा है, आखिर कैसे हो रहा है। उन जो अभी वेव्स दिखाई थी उनको जरा ध्यान से देखने की कोशिश भी करना साथ में ही, ताकि आप लोग इस चीजों को समझ सको। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या फिनोमिना थे। वही गाड़ियां जा रही हैं वापस से। देखो फिर अब आएगा वो अपना हवाई जहाज। आजा भैया, कहाँ रह गए? देखो किस प्रकार से आ रहा है। ये कुछ इस प्रकार से आपका फिनोमिना यहां पर चलता है, ठीक है? अब आप देखिए, जब वो आ रहा होता है तो आपको ज्यादा वेव्स यहां पे पास में गुजरती हुई दिखाई दे रही है। जब वो आगे निकल जा रहा है तो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो ये बोलेंगे ये तो कॉमन फिनोमिना है। ये कॉमन फिनोमिना ही डॉपलर इफेक्ट के अंदर में हमें पढ़ना है, ठीक है? बेसिकली सब पढ़ने के पश्चात हम अभी अपने घर चल दिए, है ना? चल दिए ना? बिल्कुल सही बात है। आ जाओ।
मेन चीज को समझिए हो क्या रहा है। चलो आ जा भाई, तू भी आ जा। देखो ये जो व्हीकल है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली देखो हो क्या रहा है, इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, साउंड अपनी स्पीड से चलता है, लेकिन सिंस ये इस व्हीकल से प्रोड्यूस हो रही है जो खुद भी क्या है, मोशन में है, तो उसके कारण जो जो उसकी स्पीड आने वाली है वो स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। और सिंस यदि अब मैं कहीं पर खड़ा होके सुनता हूं इसको, मान लो एक खड़ा है कहीं पर, मान के चलो कुछ ऐसी सिचुएशन है, इसको जरा हम लोग बंद करते हैं और इसको देखते हैं। ये जो फिनोमिना था, इस फिनोमिना को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली बातें थी। यहां पर इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली और ये लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, बस इतना सा यहां पर दिखाया है। आगे मैं आपको चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान के चलो यहां पर आप खड़े हो एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर यहां पे आप खड़े हो, और यहां पर वो आपकी जो मोटरसाइकिल थी अभी, है ना, और इसने क्या किया, हॉर्न बजाया, ठीक है, कंटिन्यूअस हॉर्न बजा रहा है। तो क्या होगा, आप यहां पर आपके कान है ना, तो इन कानों से आप क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, यस और नो। अब यदि ये हॉर्न बज रहा है, ये गाड़ी रेस्ट पर है, आप भी क्या हो, रेस्ट पर हो, तो आपको एक कांस्टेंट साउंड सुनाई देगा। आपको क्या होगा, एक कांस्टेंट साउंड यहां पर सुनाई देगा। और यदि ये कांस्टेंट साउंड जो भी सुनाई दे रहा है, आपको कोई डिफरेंस नहीं पता लगेगा। लेकिन मान के चलो या तो आप या ये दोनों में से कोई भी चलने लगे, तो हम कहेंगे यहां पर क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है। भाई एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर एक रिलेटिवली दे आर एट रेस्ट। लेकिन यदि वो रिलेटिवली मोशन में आ जाए, मतलब या तो आप चलने लगो या ये साउंड का जो सोर्स है वो यदि चलने लग जाए, तो आप पाओगे कि जो आवाज आपके पास में आ रही है उसमें कुछ परिवर्तन आता है। जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी यदि आप किसी छोटे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गए होंगे और वहां से कोई राजधानी निकलती है, होता है ना, राजधानी सारे स्टेशन पे तो रुकती नहीं है, शताब्दी के सारे स्टेशन पे तो रुकती नहीं है। आप किसी छोटे से गांव के छोटे से स्टेशन पे खड़े हो, वहां से कोई एक्सप्रेस ट्रेन पास हो रही है, तो क्या होता है, जब एक्सप्रेस ट्रेन आ रही होती है तो वो सबसे पहले क्या बजाती है, हॉर्न। किसके लिए, सचेत करने के लिए कि भैया जो लोग पटरियों पे खड़े हैं वो हट जाएं, मेरे को रास्ता दे दे, मेरे को फास्ट में निकलना है। ऐसे ही होता है ना, हॉर्न कहते हुए आता है ना, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। ऐसे होता है क्या, ऐसे तो नहीं होता ना। ट्रेन ड्राइवर हॉर्न बजाता है, हम कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं कि ट्रेन आ रही है तो हमें पटरियों से जगह को खाली कर देना। वास्तविकता तो यह है कि आपको पटरियों पे चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अमूमन गांव साइड में देखा क्या जाता है कि हमारे खेत इस साइड में, हम पटरियों के वो साइड हमारे खेत हैं और पटरियों के इस साइड हम लोग रह रहे, तो अमूमन वो क्रॉसिंग व्रॉसिंग चलते रहते। लेकिन इतनी समझदारी हम में होती है कि हम पटरियों पे नहीं चलते, है ना समझदारी। सर झूठ बोल रहे हो आप, ये समझदारी हम में कहाँ है, हम तो ट्रेन के साथ साथ में दौड़ते हैं। सबवे सर्फर खेला है सर हमने, उसमें तो कितने पॉइंट इकट्ठे किए हैं। आपको क्या पता, हम तो ट्रेन से फास्ट दौड़ लेते हैं। ऐसे हैं क्या कई लोग, कुछ तो जरूर छिपे हुए बैठे होंगे, है ना, श्योर, यस। चलो आ जाओ, हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं। उस छोटे से स्टेशन पर आप छोटू से ऐसे बैठे हो, खड़े हो, जो भी है आप खड़े हो, ठीक है, और यहां से ये ट्रेन यहां पर आ रही है। टेंशन मतलब आपको नहीं उड़ाएगी, ये ट्रेन साइड में है, अब साइड व्यू में बना नहीं सकता। तो जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि साउंड जो है या जो हॉर्न है आपको इंक्रीजेज फर्स्ट, बराबर है, पहले इंक्रीज होता है। साउंड क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है, देन उसके बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव्स, मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी इसका मतलब ये जो ट्रेन है वो आपके सामने होगी। फिर क्या होता है, ट्रेन आपको पास कर जाती है तो ये जो साउंड है
वो आपका फिर डिक्रीज होने लगता है। क्या ये फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता ही नहीं होता है। ओके, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ये आपकी गाड़ी खड़ी है और ये हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही है और यहां पर आप खड़े हो, है ना। अब मान के चलो आप इधर दौड़ना चालू करते हो, तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि साउंड पहले इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद में जब आप दौड़ते दौड़ते आप यहां पहुंच जाते हो, तो बेटा यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया जाता है। और जब आप इसे क्रॉस करके इधर बाहर निकल जाओगे, तो फिर से आपका जो साउंड है वो डिक्रीज होने लगेगा। फिर से आपका साउंड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। जब यहां पर हो साउंड, जब आप इधर जा रहे हो तो साउंड इंक्रीज होगा, जब वहां पहुंच जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी, और जब क्रॉस कर जाओगे तो फिर साउंड डिक्रीज होने लगेगा। ये जो फिनोमिना है इसको डॉपलर सर ने बताया था। तो आप सोचिए ये वो फिनोमिना है जिसके बारे में आप बचपन से जानते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर हम लोगों को इनको फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, रिलेट करना है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। कितना आसान सा इफेक्ट है। कई लोग तो सोच रहे होंगे मन ही मन में, यदि डॉपलर ने पहले नहीं बताया होता तो हम अब तक बता चुके होते, हमारे नाम से इफेक्ट चल जाता था, है ना। हो सकता है भविष्य में आप ज्यादा बड़े कुछ बन जाओ तो आपके नाम का भी कोई इफेक्ट आ जाए और उसे हम लोग सब लोग पढ़ें, हम भी पढ़ाएं उस इफेक्ट को, है ना। ओके चलो, कई लोगों के मन में आया होगा सर आप कोशिश मत करना कुछ नया इफेक्ट बना देने की, क्योंकि आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। हम भी यही चाहते हैं कि आप ही प्रोड्यूस करो, उस इफेक्ट को हम पढ़ा देंगे, है ना। चलो आ जाओ। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि the frequency heard by the observer is different than the frequency produced by the source, this effect is called as Doppler effect। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट होता है कि हमारे पास में तीन वेलोसिटीज हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में ये जब चीजें हो रही हैं तो वो कब हो रही हैं, जब रिलेटिव मोशन है, whenever there is a relative motion between observer and source। तो यहां पर आपके ऑब्जर्वर की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, आपके सोर्स की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, और साउंड की अपनी खुद की कुछ तो भी एक वेलोसिटी ऑलरेडी है। तो मैंने क्या माना, लेट्स से v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, vo इज द वेलोसिटी ऑफ योर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है बेटा, ऑब्जर्वर आप लोग होते हैं जो सुनता है, ये जो ऑब्जर्व कर रहा होता है। vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और इसके अलावा मैंने बोला लेट से n इज द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। na इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। एक बात ध्यान रखना, इसको हम लोग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे और इस वाली को हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, ठीक है। दोनों एक ही बात है। कौन सी दोनों एक ही बात है, कई लोग तो इसमें भी कंफ्यूज होंगे। अपरेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द सोर्स एक ही चीज है। तो भैया डॉपलर ने एक फॉर्मूला दे दिया हम लोगों को परेशान करने के लिए, और न्यूमेरिकल बढ़ गए यहां पर। ये रहा आपका फॉर्मूला, किसके लिए, फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है। एन इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये इस प्रकार से दी जाती है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते समय हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड के स्पीड में कंपैरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब आप लाइट की स्पीड से चल रहे हो और फिर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर काम नहीं बनेगा। तो अब यहां पर हमारे पास में कितनी कंडीशन बन सकती हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पर हमारे पास में कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। न्यूमेरिकल सिंपल है, ठीक है। हम लोगों ने बोला लेट से पहले ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर
इज एट रेस्ट, इसका मतलब बेटा वी नॉट बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसके अंदर में मैं दो कंडीशंस के बारे में बात कर सकता हूं कि भैया सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स जो है वो आपका ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है उसमें एन ए बराबर वी तो ऊपर आ जाएगा, वी वी एस यहां लिख दोगे, यहां एन लिख दोगे। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो आवाज बढ़ेगी या कम होगी? तो आप बोलोगे आवाज बढ़ेगी। आवाज बढ़ेगी मतलब डिनोमिनेटर छोटा, मतलब आप यहां पर माइनस लगा दीजिए, आपका काम हो गया। ये सवाल चल रहे हैं अपने आप में, बाकी तो फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट तो यही खत्म हो गया। ये बेसिकली सवाल हैं जिनमें मैंने नंबर नहीं डाले हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो इस केस में आपको बताना है कि भैया अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी। तो कॉमन सेंस लगा के सोचिए, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आवाज क्या होगी, कम या ज्यादा? तो आवाज कम हो जाएगी। यदि आवाज कम हो रही है मतलब ये डेटा छोटा आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा, मतलब यहां पर प्लस साइन लगा दीजिए। हो गए दो सवाल। अच्छा, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, एन ए इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस का वी एस इंटू एन। बोलो क्लियर, यस और नो? ओके, जैसे मैंने सो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट बोला है, वैसे ही मैं दूसरा कंडीशन लगाऊंगा। किसके लिए? सोर्स इज एट रेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है? सोर्स इज एट रेस्ट। सोर्स इज रेस्ट मतलब वीएस बराबर 0। सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर आपका मूव कर रहा है। अब ऑब्जर्वर किधर मूव कर सकता है? पहली कंडीशन, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, मतलब आप ट्रेन की तरफ जा रहे हो। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स मतलब आप ट्रेन की तरफ जा रहे हो। तो मुझे बताओ, जो साउंड आपको सुनाई देगा वो ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा? बोलो फटाफट। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, आप ट्रेन की तरफ जा रहे हो मतलब आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी। ज्यादा आवाज सुनाई देगी मतलब एन बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मतलब ऊपर में बड़ा नंबर आना चाहिए। खत्म कहानी। और दूसरी और क्या हो सकती है इसमें? दूसरा ये हो सकता है कि भैया ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, मतलब आप ट्रेन से दूर जा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, आवाज ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? तो आप कहेंगे सर जी आवाज तो हमें कम सुनाई देगी। कम सुनाई देगी मतलब नंबर छोटा, नंबर छोटा मतलब ऊपर छोटा कर दो। छोटा कैसे करोगे? माइनस लगा के। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? खत्म। ओके, अब यहां पर तीसरी कंडीशन और कह सकते हैं कि भैया दोनों ही रेस्ट में है तो क्या होगा? सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर एट रेस्ट। तीसरी कंडीशन, तो इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आप कहोगे वी नॉट बराबर 0, वी एस बराबर 0। तो भैया आपका यहां पर जो आंसर आएगा, ध्यान रखिए, एन ए बराबर एन ही आएगा। एन ए बराबर एन ही आएगा। यस और नो? श्योर है? ओके, एक लास्ट कंडीशन पे और बात कर लेते हैं। दोनों ही मोशन में हैं, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि लेट से, इसमें दो कंडीशन फिर बनेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो बेसिकली यही खेल है। ठीक है, तो मैं एक और सवाल इसमें बोल सकता हूं, बोथ आर मूविंग
टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो भैया आपको Na का फॉर्मूला लिखना है VV N VO और VS, ठीक है। ये सारा डेटा तो मैंने यहां पे भर दिया। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब आवाज बढ़नी चाहिए। आवाज बढ़नी चाहिए मतलब नंबर बड़ा आना चाहिए, और नंबर बड़ा तब आएगा जब ऊपर बड़ा हो जाए और नीचे छोटा हो जाए, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ध्यान रखना ये हम लोग जो कर रहे हैं वो स्पीड के साथ में खेल रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी के साथ में नहीं खेल रहे हैं, भले ही वहां पे वेलोसिटी दे रखी है। यस और नो? ओके। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उस केस में क्या हो जाएगा? Na बराबर V नॉट VS और N। सोचिए और बोलिए फटाफट से। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आवाज कम होनी चाहिए, और कम होनी चाहिए मतलब नंबर छोटा आना चाहिए। नंबर छोटा तब आएगा जब ऊपर छोटा नंबर हो, नीचे बड़ा नंबर हो। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस लगा दिया। सो दीज आर द कंडीशन। यस और नो? मैंने बोला ठीक है। एक पॉइंट अब इसमें कंडीशंस वंडीशंस वाली बातों को और कर लेते हैं भैया। जब डॉपलर इफेक्ट लगाना है तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है दोनों की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? दोनों की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जनरली हम लोग जब डॉपलर इफेक्ट को लगाते हैं तो हम लोग दोनों को एक ही मोशन में कंसीडर करते, सॉरी एक ही स्ट्रेट लाइन पर कंसीडर करते हुए चलते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पर कंसीडर करते हुए इनको हम लोग देखते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें क्या बोलते हैं, साउंड जो है हमारे पास में एयर मीडियम, हम लोग एयर मीडियम के लिए ही जनरली सवालों को देखते हैं, लेकिन अलग अलग मीडियम में भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप साउंड को किसी और उस पर से प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो वो तो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस वाली बातें होती हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? श्योर है? नाउ इसके अलावा यदि देखा जाए तो हम लोग कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं कि भैया कहीं आप अलग जगह पे खड़े हो, सोर्स कहीं से जा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो ये है सोर्स या ऑब्जर्वर एक थीटा एंगल पर भी आपका ये हो सकता है, ठीक है, थीटा एंगल पर भी हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। उसका क्या लेना पड़ेगा? एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहां पर आपके पास में ये स्पीकर जैसा मैंने बना दिया, ठीक है, ये स्पीकर जैसा बना दिया, ओके, और आप यहां पे आप कहीं खड़े हो, ठीक है। ये साउंड वेव जो ट्रैवल कर रही है ये इसकी स्पीड Vs है, ओके। ये आप ऑब्जर्वर अच्छे खासे खड़े हो और ये एंगल थीटा पर है, तो बेटा ये Vs आपका ऐसे जा रहा है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये जो कंपोनेंट है ये आएगा आपका Vs cos थीटा। मतलब मैं Vs को रिप्लेस कर सकता हूं एट एन एंगल थीटा से। ये एक और सिचुएशन यहां पर बन जाती है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से यदि देखा जाए तो, ठीक है। यस, आप यहां पर रेस्ट में खड़े हो तो आपका Vo बराबर तो 0 हो गया, सिर्फ Vs को छेड़ना है तो V माइनस का Vs cos थीटा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। श्योर? कोई दिक्कत वाली बात? चलो इस पर यदि हम लोग सवालों की बात करते हैं तो जनरली सवाल बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि लाइक कि आपको स्पीड दे देगा, ऑब्जर्वर सोर्स इनकी स्पीड दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, जनरली साउंड वेव की स्पीड साउंड की स्पीड दे देता है, नहीं दे देता 332 330 340 कौन से डेटा में शूट कर रहा है उसके हिसाब से मोस्टली 332 वाला ही कंसीडर किया जाता है, और इसी के बेसिस पर आपको सवाल यहां पर करने होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? सो इसके साथ में हमारा बेटा डॉपलर इफेक्ट भी यहां पर समाप्त होना चाहिए। यस और नो? क्लियर? ओके। एक पॉइंट और आता है कि कभी कभी मीडियम भी चलने लगता है, मतलब साउंड वेव जिस मीडियम में से आ रही है वो भी चलने लग जाता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से सोचो। मान के चलो
v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास में एक मीडियम भी है। ठीक है, मीडियम भी है और मीडियम इज ऑल्सो इन मोशन, मीडियम भी आपका चल रहा है। तो क्या आप ऐसा नहीं कहोगे कि भैया रिलेटिव मोशन के बेसिस पर मैं काम करूं? मतलब ये भी तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपके पास में जो स्पीड आएगी वो v प्लस का vm या फिर v माइनस का vm हो जाएगी, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट डायरेक्शन है। बोलो यस और नो। जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, जिस एरिया के अंदर में हम लोग खड़े हैं हवा चल रही है, तो यदि साउंड वेव इधर से आ रहा है और हवा उसके उल्टे चल जाए, ठीक है, हवा उसकी उल्टी चल जाए, तो हमें आवाज कम सुनाई देगी, मतलब साउंड की स्पीड क्या हो गई, रिलेटिवली डिक्रीज हो गई। और यदि इसी डायरेक्शन में साउंड जिस डायरेक्शन में साउंड चल रही है उसी डायरेक्शन में हवा भी चलने लग जाए, जो कि हमारा मीडियम है इस समय, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यस और नो? क्लियर है? ओके। नाउ ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। सो इसी के साथ में हमारा डॉपलर इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो देखो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखी थी जिसे हम लोग कह रहे थे इंटेंसिटी, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, इंटेंसिटी। और ये इंटेंसिटी जो है वो आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को ध्यान रखना, इस पे डायरेक्टली सवाल बन सकता है। और ऐसे ही एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं लाउडनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। अब लाउडनेस के बारे में हम लोग चाहे तो 5 मिनट पढ़ लेते हैं, बेसिकली क्या क्या छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं। मेनली क्या होता है, जो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, ऐसे सुना होगा, जैसे कहीं पर कोई फंक्शन वगैरह चल रहा होता है तो उसमें बोलते हैं कि इतने डेसिबल से ज्यादा का साउंड अलाउड नहीं है, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, इससे ज्यादा 100 डेसिबल की साउंड लिमिट है। ऐसे आप लोगों ने कुछ चीजों को सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? तो आपने बोला सही बात है। तो इसका बेसिक मतलब यह है कि जो साउंड का जो लेवल होता है, हम लोग साउंड लेवल को मेजर किया जाता है डेसिबल में, मेजर्ड इन डेसिबल। ठीक है, जिसे हम लोग डी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेसिबल में हम लोग इसको प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होता है, एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, उसके कंपैरिजन में किसी साउंड की इंटेंसिटी से जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें लाउडनेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, ओके। मैंने पॉइंट क्या बोला, जब एक रेफरेंस इंटेंसिटी, वैसे एक बात बताओ, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है ना। तो एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है जो आपके पास में होती है 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। इस रेफरेंस इंटेंसिटी से कंपेयर करके मान के चलो मैं इसे आई नॉट मान लेता हूं, तो हम लोग लाउडनेस को कैलकुलेट कर पाते हैं। लाउडनेस को क्या कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। बेसिकली ये जो आई नॉट जो है, जो रेफरेंस इंटेंसिटी है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ साउंड विच इज जस्ट ऑडिबल, मतलब जस्ट सिर्फ सुनाई देगी, ऐसी जो इंटेंसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर हम लोग इस कहानी को कहते हैं। यस और नो? अब यहां पर हमें जो लाउडनेस निकालनी होती है वो सीधा सीधा होता है कि आपको इसको डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्मेट में याद रखना है। और ये जो सवाल होते हैं वो कंपैरिजन वाले सवाल होते हैं। लाउडनेस का जो डिफरेंस होता है L1 माइनस L2 10 log to the base 10 I1 upon I2,
ये आपका लाउडनेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिस पर आपको सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बेसिकली I1 और I2 क्या है, साउंड की इंटेंसिटी है, और ये आपका लाउडनेस का कंपैरिजन है। ये क्या है, आपका लाउडनेस का कंपैरिजन है। यूनिट जो आएगी आपके पास में वो आपको डेसिबल में ही मिलेगी, डेसिबल में ही मिलेगी। यस और नो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप, कई लोग बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, इस पे का सवाल बना दो ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा समझ पाए। देखो बेसिकली मैं बता दूं, इसका डेरिवेशन वगैरह अपने सिलेबस में है नहीं। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसका सवाल भी आपको नहीं आएगा, लेकिन मान के चलो आपको कोई भूले भटके मिल जाए, भूले भटके मिल जाए, तो आप किस प्रकार से ऐसे टाइप के सवालों को कर सकते हैं, किस प्रकार से इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है ना, रेफरेंस इंटेंसिटी से रिलेटेड, सॉरी रेफरेंस इंटेंसिटी बोल रहा हूं मैं, हाँ रेफरेंस इंटेंसिटी का लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी एक इंटेंसिटी आपको दे दी होगी और आपको यहां पर कैलकुलेट करना रहेगा एक दूसरी इंटेंसिटी को। तो उसमें log टू द पावर 10 का कॉन्सेप्ट होता है। तो log टू द पावर 10 की वैल्यूज यदि आपको याद है, जो आपको सिखाई गई थी, log 1 0 होता है ना, log 2 log 3, जो सारे नंबर्स मैंने बोला था इनको याद करना, यदि वो याद है तो आप इनके सवालों कर सकते हैं। L1 माइनस L2, देखो बेसिकली देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बोला L1 माइनस L2 बराबर 10 log I1 अपॉन I2 कह रहा हूं मैं, यस और नो। यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो यार आपके पास में ऐसा नहीं आ रहा है, L1 माइनस L2 बराबर 10 log I1 माइनस 10 log I2, यस और नो, कुछ ऐसा आ रहा है। सो बेसिकली आपके पास में L बराबर 10 टाइम्स log I, कुछ इस प्रकार से लाउडनेस आप यहां पर निकाल सकते हो यदि डायरेक्टली इंटेंसिटी दे रखी है तो, लेकिन वो जनरली फैक्टर वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उसी के बेसिस पर करते हैं। तो मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, इसमें आपसे वो दो इंटेंसिटी देगा और दोनों इंटेंसिटी में लाउडनेस का कंपैरिजन पूछेगा, क्या डिफरेंस आ रहा है यदि पूछा तो, अन्यथा वो भी नहीं। इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहां पर आपको बता दिया। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मैं कह रहा हूं नहीं पूछा जाएगा मतलब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। यस और नो, श्योर है? अच्छा, सवाल करवाना है तो सवाल के पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में एक सवाल में, देखो आपके पास आपके लिए एक सवाल लेके आता हूं, रुको। सवाल कुछ ऐसा है, a sound source produces 120 dB साउंड, ठीक है, 120 dB साउंड, फाइंड इट्स इंटेंसिटी, ऐसा सवाल होगा। ठीक है, तो करना कैसे है, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, डायरेक्टली ऐसे मत लगा देना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको सुन लीजिए, ये आपको L बराबर 10 log टू द बेस 10, और एक काम करना है, I अपॉन आई नॉट लेना है। क्या लेना है बेटा? I अपॉन आई नॉट, रेफरेंस इंटेंसिटी के बेसिस पर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था वो L1 माइनस L2 का आ रहा था 10 log टू द बेस 10 I1 अपॉन I2 था। इससे हम लोग इस फॉर्मूले की तरफ पहुंचते, रेफरेंस लेवल को ध्यान रखते हुए चलना है। तो आप कहेंगे ये आ गया 120 dB बराबर 10 log टू द बेस 10, और I आपको निकालना है और इसकी वैल्यू आपको हमेशा मालूम है, 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, अब क्या कर दिया, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, तो 12 बराबर आ गया log टू द बेस 10, और I अपॉन 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको बेटा, क्या हो जाएगा देखिए, 12 इज इक्वल्स टू log 10I माइनस log टू द बेस 10 10 टू द पावर माइनस का 12। बोलो सही है या गलत है? तो आपने बोला सही बात है। इसको यार ऐसे करने की बजाय इसको डायरेक्टली करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? ओके, रुको, कैलकुलेशन में अटक जाएंगे हम लोग। अटकेंगे क्या? नहीं अटकेंगे। ओके, इट एम्प्लाइज, ये तो 12 है, ये आपका log टू द बेस 10I है, ओके, माइनस, देखो इसको मैं, जब बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको याद आएगा तो ही काम बनेगा।
लॉग में जब दोनों बेस सेम होते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये नंबर आपका पहले आगे लाना है तब सॉल्व होगा, नहीं तो पता लगा डायरेक्टली कर दिया। तो आप लिखोगे -12 इंटू लॉग 10 और 10, ठीक है। तो अब यहां पर हो क्या जाएगा, ये log टू द बेस 10 का मतलब 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा 12 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 और i प्लस 12, ठीक है। ओके, अब सुनिए, 12 से 12 कैंसल, तो आपके पास में मिल रहा है log टू द बेस 10 i बराबर 0। तो ये 0 कब आता है, log 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई है 0 आती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है आई का आंसर 1 वेट पर मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। ऐसे सवाल हो सकता है मैक्सिमम लेवल तक पूछ ले, इससे ज्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर टू यू, श्योर हैं? ओके, सो इसी के साथ में हमारा ये वाला टॉपिक भी यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके साथ में ही आज के सेशन को बेटा हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए